अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। वेलकम टू किताब निकली यूट्यूब चैनल। एपिसोड रीड करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। नावल नेम वफ़ा लाजिम है, राइटर नेम जास्मीन मेहदी, किस्त नंबर 3। ठीक है अम्मी, मुझे भला क्या एतराज़ हो सकता है। अगर आपको अबू को रिश्ता पसंद है तो आपकी मर्ज़ी। इरफान ने मध्यम लहजे में हाँ कहते दादी माँ को गोया दो जहाँ की खुशी दे दी थी। अरे माशाल्लाह, जीती रहे मेरी बच्ची, अल्लाह ताला नसीब अच्छे करें। कहाँ मिलते हैं आजकल ऐसे रिश्ते। लोग तो शुक्र करते हैं कि बेटी खाते पीते घराने में जाए। इरफान, तूने मेरा दिल खुश कर दिया आज। तू मेरी सबसे अच्छी पोती है। देखना अब हमारे हालात भी बदल जाएंगे। क्या पता कल को तुम्हें साथ ले जाए तो मोहम्मद अहमद के लिए भी कोई रिश्ता खुल जाएगा। पीछे 4 दूसरी बहनें भी हैं, उनकी भी किस्मत खुल जाएगी। दादी न जाने और क्या क्या फ़ायदे बता रही थी उसे इटली वाले से शादी के। मगर इरफान के दिमाग और कान गोया दोनों ही बंद हो चुके थे। उसके ख्वाब, उसकी ख्वाहिशात क्या कहाँ परवाह थी किसी को। वो अपनों के लिए खुद को कुर्बानी दे रही थी। और फिर उसकी हाँ जमील साहब तक पहुंच गई थी। पहले तो वो कुछ हैरान हुए और रज़िया बेगम से सख्ती से पूछा, क्या तुमने ज़बरदस्ती तो नहीं की। तो उन्होंने सास की तरफ देखा था, जिन्होंने खा जाने वाली नज़रों से देखते तनबिया की कि ख़बरदार उनका नाम आया। तो रज़िया बेगम ने नफ़ी में सर हिलाया। चलो मैं एक बार खुद बात करता हूँ अनफाल से। और फिर अनफाल बाप के सामने भी सर झुका गई थी। नूर ने सुना तो अच्छा खासा वलवला मचाया, मगर किसी ने उसकी ना सुनी। उसकी तो दादी से भी अच्छी खासी बहस हो गई थी और अनफाल से तो पक्की नाराज़गी चल रही थी उसकी। अनफाल, कल सुबह जल्दी उठकर सफाई करके तैयार हो जाना। और हाँ नूर, कल छुट्टी कर लेना, किचन का काम तुम देखोगी। सारा मैंने छुट्टी करने वाली। उसने साफ इनकार करते अपने नापसंदगी का इजहार किया। नूर कह दिया है कि नहीं जाओगी, सार ना खाओ मेरा। रज़िया बेगम ने सांस वाला गुस्सा बेटी पर निकाला तो वो खामोश हो गई। जानती थी कि माँ के कहाँ चलती है जी। उसने कुछ देर में इतना कहा और मुंह पर कपड़ा तान गई। एडमिशन वाली बात कहीं अंदर ही दब गई थी। और फिर सुबह सवेरे उठते ही सारे खैर को शीशे की तरह चमका दिया गया था। आखिर इटली वाले लड़के के घर वाले आ रहे थे। नूर मुंह बनाए सारा काम कर रही थी, जबकि इरफान दिल ही दिल में अपने आंसू उतरते चेहरे पर हल्की चेहरे पर सजाए तैयार हो चुकी थी। दिल दर्द की शिद्दत से फटा रहा था, मगर आंखों को उसने बरसने नहीं दिया था और ना ही चेहरे पर कोई तासर आने दिया था। और फिर करीब दोपहर के वक्त उनकी आमद हो चुकी थी। एक अडेर उम्र औरत थी और 2 नॉर्मल उम्र के, जबकि एक साथ लड़की थी जो चेहरे से ही बहुत मुंह फट लग रही थी। मुंह घुमा घुमा कर घर का जायजा लेने लगी, जबकि औरतों के चेहरे पर काफ़ी तेज तर्जा लग रहे थे। रज़िया बेगम ने उन्हें हॉल में बिठाया, खुद किचन की तरफ भागी जहाँ नूर ट्रे में गिलास रख रही थी। अनफाल अपने दिल की हालत छुपाते हाथों को आपस में मसलते अपने घबराहट कम करने की कोशिश कर रही थी। बोल चाल तो नूर ने बंद कर रखी थी। उसने अनफाल के हक के लिए आवाज़ बुलंद करने की कोशिश की थी, मगर जब अनफाल में ही हिम्मत नहीं थी तो वो क्या करती। इसलिए अब खामोश तमाशा देख रही थी। नूर, बहन को कुछ देर में ले आना, बड़ी मेहरबानी। मुझे कोई शौक़ नहीं तमाशा में हिस्से बनने की, ना मैं आने वाली हूँ। अनफाल की अपनी टांगें हैं, आ जाएगी खुद ही। नूर कहते चाय का पानी रखने लगी, जबकि अनफाल ने बेबसी से बहन को देखा और फिर माँ के उड़े रंग वाले चेहरे को। अम्मी आप जाए, मैं आती हूँ। तो रज़िया बेगम मुस्कुराते पानी का जग, कोक, स्प्राइट की बोतल और शरबत उठाकर बाहर निकल गई, जबकि नूर ने बाकी सारी चीज़ें पहले ही प्लेटों में सजा दी थी। अब बस चाय कपों में बनाकर डालनी थी। और बहन जी बुलाएं लड़की को। जी अभी आती ही होगी चाय लेकर, रज़िया बेगम ने कहते किचन की तरफ नज़र डाली। उस वक्त ट्रे को थामे अनफाल बाहर निकली थी, सर पर सलीके से दुपट्टा सेट किए, नज़र नीचे किए। उसने करीब आकर सबको धीमे से सलाम किया था। वालेकुम सलाम। सब ने उसे गहरी जानती नज़रों से देखा था। बेबी पिंक कमीज़ के साथ वाइट कैप्री और वाइट ही दुपट्टा लिए वो बहुत प्यारी मासूम लग रही थी। यहाँ आओ, मेरे पास बैठो। अधेड़ उम्र औरत ने उसे अपने साथ बैठने को कहा तो अनफाल उनके पास बैठ गई, जबकि उसका नन्हा सा दिल अंदर ही अंदर कपकपा रहा था। पता नहीं क्यों दिल बोझल सा हो रहा था, बल्कि उसने कितने दिल को समझाया था, अनफाल कितना पढ़ी हो, अभी इंटर किया है, खाना बनाना आता है। उस अब की बार बूढ़ी औरत ने पूछा जी। और फिर वो वक्फे से उससे छोटे मोटे सवाल करती रही थी। और फिर उन सब ने आंखों ही आंखों में एक दूसरे को इशारा किया था, अपनी अपनी पसंदगी का बताया था। उन्हें अनफाल बहुत पसंद आई थी। अच्छा बहन, अब हम इजाज़त दें, और कब तक आप चक्कर लगाएंगे, लड़के की माँ ने उठते कहा था। उनकी आंखों में वज़ाहत अनफाल के लिए पसंदगी थी। जी बहन, इंशाल्लाह 1-2 दिन में हम आएंगे आपकी तरफ। दादी की खुशी की तो इंतहा नहीं थी कि वो खुशी में क्या कर बैठे। अनफाल, जी अम्मी। अनफाल ज़किया बहन जाते हुए ये लड़की की तस्वीर देकर गई थी, तुम एक बार देख लेना। जी अच्छा, अनफाल ने कहते कहा कि लिफाफे को लेकर एक तरफ रखते हुए। तभी नूर अंदर दाखिल हुई। आते उसने लिफाफा उठाया और तस्वीर निकाली थी। देखें तो कौन सा हीरा ढूंढा है दादी ने।
तस्वीर सामने करते नूर गौर से उसका जायज़ा लेने लगी। जब अनफाल को देखने का कोई तजस्सुस नहीं था, वो जाकर कपड़े तय करने लगी जो दिन को पहने थे। अम्मी तस्वीर देखने के बाद नूर रज़िया बेगम को आवाज़ें देने लगी। ये अनफाल ने उम्र में कम से कम 15 साल बड़ा होगा। नूर ने तस्वीर जाके दादी के सामने फेंकी। हाय, ये क्या बेशर्मी है। लड़की ने रज़िया गज़बर की लंबी ज़बान है। इस लड़की की दादी क्या सोचकर आपने इसका रिश्ता लाया अनफाल के लिए? और अम्मी, आपको बेटी इतनी भारी लग गई थी क्या? चुप करो, लड़की उम्र में क्या रखा है। तेरा बाप भी तेरी माँ से 10 साल बड़ा था और मेरी जब शादी हुई थी तो मैं महज 12 साल की थी और तेरा दादा मुझसे 13 साल बड़ा है। लड़की अपने घर में खुश रहनी चाहिए। उम्रें कौन देखता है। लड़का अच्छे घर का है, खाता कमाता, और क्या चाहिए। खबरदार तेरी ज़ुबान खोली बाप के सामने तो। और तू क्या मुंह देख रही है मेरा? समझा अपनी बेटी को। नूर, जाओ यहाँ से। रज़िया बेगम ने आंखों से नूर को इशारा किया तो नूर तन फन करती कमरे में चली गई। देख ली अपनी तरबियत, न बड़ों का लिहाज, न बात करने की तमीज़। 4 किताबें पढ़कर खुद को उस्तानिया समझने लगी हैं ये दादी बेगम। अब रज़िया बेगम को बातें सुनाने लगी थी जो सर झुकाए सुनने लगी हमेशा की तरह। जबकि कमरे में अनफाल की आंखों में कब से रुके आंसुओं को राह मिल गई थी बहने के लिए, और नूर को आते देख कर आंसू साफ करती चेहरा और झुका गई। यहाँ पर सुनता कौन है? जाए मेरी तरफ से सब जहन्नुम में। नूर ने कहते तकिए को उठाकर फेंका। और तुम, मैं जानती नहीं कि आंसू छुपा रही हो, कोई फ़ायदा नहीं होगा इतना अच्छा बनने का। यहाँ सब मतलबी है। सबको बाहर वाली लड़के से मतलब है कि वो तो जैसे तुम्हारे साथ हम सबको भी ले जाएगा। वो गुस्से से अनफाल को देखते हुए बोली, नूर प्लीज़ चुप हो जाओ, मेरे सर में दर्द हो रहा है। तो सर की बात करती हो, ये कहो दिल में दर्द हो रहा है। सब देखते हैं, मगर तुम कहाँ कुछ बोलोगी? तुमने तो खुशियाँ बांटने का ठेका लिया रखा है, इसलिए 2 खुशियाँ से कुर्बानी। और फिर गोया नूर ने खामोशी का लिबास ओढ़ लिया था। जबकि दादी बेगम, रज़िया बेगम और जमील साहब जाकर लड़का देख आए थे और बात भी पक्की कर दी थी। जमील साहब को भी लड़के की उम्र से मसला हुआ था, मगर दादी बेगम ने उन्हें समझा बुझाकर मना लिया। और फिर रज़िया बेगम और जमील साहब भी घर बार देखते मुतमिन हो गए थे कि चलो उनकी बेटी राज करेगी, खुश रहेगी। मगर वो ये नहीं समझ पा रहे थे कि बेटियों की खुशी पैसे में नहीं होती, उनके और भी बहुत से सपने अरमान होते हैं अपनी ज़िंदगी को लेकर। ये लो मिठाई खा लो। नूर ने प्लेट अनफाल के सामने रखते हुए कहा, मेरा दिल नहीं। उसने इनकार किया। खा लो, अपनी कुर्बानी की है, देख लो खुद को तकलीफ देकर मीठा कैसा लगता है। नूर, अनफाल ने टोका। अच्छा, तस्वीर नहीं देखी अभी तक? अम्मी लोगों ने देख लिया, बहुत है। अरे देख लो ना एक बार। नूर ने ज़बरदस्ती तस्वीर उसके हाथ में थमाई। शक्ल का ठीक ही था, रंग भी साफ है। हाँ, बस सर पे चांदनी आ रही है। चलो, इटली का पैसा होकर जल्दी बाल लगवा लेना जाकर, नहीं तो ये ना हो 2-4 साल बाद लोगों बच्चों का दादा बोलने लगे। नूर की बात पर अनफाल के चेहरे पर सुर्खी छाई, मगर शर्माहट की नहीं बल्कि गुस्से की। नूर, अनफाल, तभी रज़िया बेगम की आवाज़ आई। वो लोग मंगनी के लिए आना चाह रहे हैं, दिन का पूछ रहे हैं कि कब आएँ। तुम लोग क्या करे हो? अम्मी, जब रिश्ता करते नहीं पूछा तो ये भी अब क्यों पूछ रही हैं? जब दिल चाहे कह दीजिएगा। अनफाल की जगह नूर ने जवाब दिया था। अम्मी, जब आपकी मर्ज़ी हो। अनफाल ने नूर को चुटकी काटते कहा तो नूर ने बेबसी और तासुब से उसको देखा। नूर की तरह रानी ने सुनते ही काफ़ी बलबला किया था, मगर अनफाल ने गोया कान बंद कर लिए थे। रानी का एडमिशन हो चुका था और अनफाल की मंगनी की तैयारियां। नूर की तरह रानी भी कुछ दिन राज़ी होगी। नूर, रानी, अनफाल को ले आओ। जी हाला। अनफाल को मंगनी के लिए रानी ने अपने हाथों से तैयार किया था। वो सादगी में भी कहीं हज़ार करने वाली लड़कियों को पीछा छोड़ रही थी। नेट की खूबसूरत सी काम करने वाली पिंक और ग्रे फ्रॉक पहने, लाइट सा मेकअप किए, वो इतनी प्यारी लग रही थी कि नूर भी उसे देखकर मुस्कुराने लगी। इनफान, अल्लाह काश आज मेरी दुआ पूरी हो जाए और कुछ ज़्यादा आ जाए फिल्मों और ड्रामों की तरह और तुझे उठा ले जाए। सच्ची रानी ने भी उसकी बात से इत्तेफाक किया। हकीकत की दुनिया में आज और दोनों असल ज़िंदगी में कोई शहज़ादी नहीं होते। अगर होते भी हैं तो सिर्फ अपर क्लास में। हमारे यहाँ नहीं, हम मिडिल क्लास लोग हैं। हमारी ज़िंदगी सिंपल सी होती है। क्यों भाई, अपर क्लास में ही क्यों? क्या हम लड़कियाँ नहीं होती? हमारे जज्बात साथ नहीं होते? हमें इस खुदा ने बनाया है जिसने उन्हें बनाया। हम लोगों की नज़रों में अपर मिडिल क्लास होता है, उस खुदा की नज़रों में नहीं। वहाँ सब बराबर है और किस्मत अल्लाह ताला लिखता है। क्या पता कब पलटा खा जाए, क्या पता तुम्हारी किस्मत में भी कोई और हो। बस करो नूर, निकल आओ ख्याली दुनिया से। मुझे जो मिलना था वो मिल चुका है और कुछ ही देर में उसके नाम की अंगूठी मेरे हाथ में होगी। मुझे यकीन है कि मौत से होते हैं और इसी दुनिया में होते हैं। बस हमारा यकीन कामिल होना चाहिए और मैं आखिरी वक्त तक दुआ करूंगी अपनी बहन के लिए। नूर ने भरी आंखों से अनफाल को देखते कहा तो अनफाल के साथ साथ रानी की आंखों में भी नमी आ गई थी। उसकी मोहब्बत पर नूर जानती थी कि वो अपने बहनों और भाई के लिए सब कर रही थी और मेरी भी दुआ है कि नूर की दुआ पूरी हो जाए। रानी ने अनफाल को साथ लगाते कहा था सच्चे दिल से, माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही है हमारी बेटी। यासिर, लड़की की माँ ने अनफाल को देखते कहा, बहन जी
करें बिस्मिल्लाह। उन्होंने इजाज़त चाही जी, और फिर लड़के की माँ ने बैग में से एक केस निकाला था जिसमें माला सेट थी, और दादी की तो आंखें खुल गई। उन्होंने आंखों में रज़िया बेगम को इशारा किया था कि देख लो, तो वो मुस्कुरा दी, और उन्होंने अनफाल के हाथ थामे उसमें सोने की अंगूठी पहना दी थी, और माला उठाकर उसकी हुक खोलते उसे भी अनफाल के गले में डाल दिया, जबकि सोने की बूंदें उन्होंने रज़िया बेगम की तरफ बढ़ाई थी, क्योंकि अनफाल के कानों में पहले से कपड़ों के साथ सेम टॉप्स थे। और फिर लड़के की दादी ने 50,000 निकाल कर अनफाल के हाथ में दिया था, सर पर हाथ फेर दिया। बहुत बहुत मुबारक हो सबको। रज़िया बेगम और जमील साहब ने बेटी के सर पर हाथ सर कर उसे दुआएं दी थी, जबकि नूर इस माहौल से उकताहट भरे अंदाज में अंदर की तरफ पलट गई, जबकि अनफाल अपने आंसू अपने ही अंदर उतार रही थी। मिठाई का छोटा सा पीस जो लड़के की माँ ने अनफाल के मुंह में रखा था, वो गले में अटक के आंसू के गोले की वजह से हलक से नीचे नहीं जा पा रहा था। ठीक है भाई साहब, आज से आपकी अनफाल हमारी हुई। और फिर वो लोग चले गए रात का खाना खाकर, जबकि अनफाल बाथरूम में खुद को लॉक करके खूब हुई थी, मगर सबके सामने लबों पर मुस्कुराहट सजाई रखी। उसने कभी इतने ऊंचे ख्वाब नहीं सजाए थे, मगर ये सब भी कभी नहीं सोचा था। वो कब से दिल के राज़ी कर रही थी, मगर दिल था कि मान ही नहीं रहा था। अनफाल, मैंने जानती तुम रोना चाहती हो, वो मगर रो नहीं पा रही। मेरी बहन, रो लो, दिल हल्का कर लो, उन्होंने दरवाज़ा बंद करते कहा, जबकि अनफाल बिना कुछ कहे मुंह पर कंबल लेकर सोने लेट गई थी। नूर ने एक नज़र उसे देखा, फिर लाइट ऑफ करती वो भी सोने लेट गई। अनफाल की अचानक आंख खुली तो वक्त देखा, अभी फजर का वक्त बहुत दूर था। उसने उठकर वुज़ू किया, तहज्जुद पढ़ने की गर्ज से मसल्ला लेकर बाहर हॉल में आ गई। सुबह के 2 का वक्त था। अभी दादी बेगम के खर्राटों की आवाज़ आ रही थी। अम्मी अब्बू भी सोए हुए थे, और एक कोने में मसल्ला बिछाकर तहज्जुद पढ़ने लगी। वो अक्सर पहले भी पढ़ती थी, मगर रोज़ नहीं। वो अपने दिल की बातें अपने अल्लाह के अलावा किसी से नहीं कहती थी। तहज्जुद के नाफिल से फारिग होकर उसने दुआ के लिए हाथ उठाया और अपने लिए सब्र की दुआ की थी। आंखों में आंसू खुद ब खुद ही जारी हो गए। वो नहीं जानती थी कि आने वाला वक्त कैसा था, या जिस लड़के या आदमी बकौल नूर के जो भी था वो कैसा होगा। उसने तो खुद को सबकी मर्जी पर कुर्बान कर किया था, आगे उसका रब जाने। उसके दिमाग में नूर की बातें आने लगी। उसने कभी कोई शहजादा नहीं मांगा था। वो जानती थी कि शहजादी इन आम सी लड़कियों की किस्मत में कहाँ, मगर न जाने क्यों नूर की बातें थी कि दिल से निकल ही नहीं रही थी। पर काफ़ी देर मुसल्ले पर बैठी थी, फिर दुआ की सूरत उठे हाथों को मुंह पर फेंक कर उठी और ख़ुद को और अपनी किस्मत को अपने रब के हवाले कर चुकी थी। कमरे में आकर कुरान मजीद को पढ़ने लगी, और फिर नूर लोग भी उठ गए थे। दादी बेगम, जमील साहब और रज़िया बेगम और साथ दोनों छोटे भाई बहन गए थे। वो लोग जाकर लड़के को देख आए थे और मंगनी की छोटी सी रस्म भी कर रहे थे। दादी बेगम ने तो पूरे मोहल्ले में बताया था कि वो लोग अनफाल को सोने का सेट डाल कर गए, और इतनी बड़ी कोठी है कि बंदा एक दिन तो घूमने में ही लगा दे। सब लोग अनफाल की किस्मत पर रश कर रहे थे। फिर शादियों की तैयारियां शुरू हो गई थी। दिन जूं जूं करीब आ रहे थे, अनफाल खुद को मजबूत करती जा रही थी, और फिर बलाखिर वो दिन भी आ गया था। कल रात घर में ही अनफाल की मेहंदी की तकरीब हुई। छोटी सी मोहल्ले के या कुछ ख़ानदान के लोग थे। हेलो, हाउ आर यू, विनिश अंदर आती हुई बोली थी, जबकि अर्तस के चेहरे पर उसे देखते हुए कोई भी तासुरात नहीं उभरे, जबकि रमेश उसे देखते अपने मुस्कुराहट दबा गया। हेलो मिस विनिश चौहान, हाउ आर यू, फिट फाइन एंड स्मार्ट, वो एक अदा से कहती बैठी थी। अर्तज़ा का दिल उसे देखते बेजार हुआ था, मगर वो कुछ कह ना सका, मारे मरवत। वो तो नज़र आ रहा रामेश के उसे देखते ज़ुबान फिसली थी। तंग जीन्स पर रेड टॉप पहने, जिसका गला काफ़ी वाहियात सा था। वो जानबूझकर अर्तस के सामने बैठी थी, जबकि अर्तस ने उसे देखते नज़र चुराई। और रामेश, कल तुम अदन की पार्टी में नहीं आए। चलो मान लिया कि अर्तस तो है ही बोरिंग, पर तुम क्यों नहीं है? मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं थी, सो नहीं आ पाया। चलो मर्ज़ी तुम्हारी। और मिस्टर हैंडसम, आप कहाँ होते हैं आजकल? अब वो दिलो जान से अर्तस की तरफ मुतवज्जो थी। वो उसकी नज़रों में बसाए बोली, जबकि रामेश अर्तस की तासरात जानने की पूरी जद्दोजहद कर रहा था, पर कुछ अख़ज़ न कर पाया। मुझे एक ज़रूरी काम से जाना था, फिर मुलाकात होगी। अर्तस उठते बोला और कोट उठाकर बाहर निकल गया, जबकि बिनिश का चेहरा देखने वाला था। अपनी वाहियात हरकतों से भी उसे कोई फ़ायदा नहीं हुआ था। ना अर्तस पहले उसमें इंटरेस्टेड था, ना अब। रामेश ने मुस्कुराहट दबाते बिनिश का फीका पड़ता चेहरा देखा था। ओह सॉरी यार बिनिश, मुझे भी जाना है, बाय। रामेश फ़ाइल उठाते निकल गया, जबकि अब सिर्फ वहाँ बिनिश अकेली थी। मिस्टर अर्तस यूसुफ़ज़ई, मैंने तुम्हें अपना दीवाना ना बना लिया तो कहना बहुत अकड़ है तुम्हें। खुद को लड़कियों से कोसों दूर रखते हो। देखना एक दिन तुम्हें अपना बनाकर ही दम लूँगी। बिनिश ने उसके ऑफिस में दीवार की तस्वीर के सामने आते हुए कहा। झटके से अपने बाल पीछे करती ऑफिस से निकल गई, जबकि उसके हील की टक टक दूर तक सुनाई दे रही थी। यार क्या था बेचारी, इससे ठीक से बात ही कर लेते, स्पेशली तुमसे मिलने आई थी। एक कप कॉफ़ी ही पी लेते। तुम्हें बड़ा शौक है कॉफ़ी पीने का, तो वो खुद ही पी लेते। मैंने तो आने का नहीं कहा था, बल्कि अब भी वक्त है, जा सकते हो पीछे। अरे मैं तो ऐसे ही कह रहा था। रामेश ने उसके सख्त तासरात को
कहा जानता था कि विनिश का नेचर कैसा था। और अरतस को विनिश जैसी लड़कियां एक आंख नहीं पसंद थी, मगर वो थी कि उसका पीछा ही नहीं छोड़ती थी। असल में अरतस और विनिश के वालिद बचपन के दोस्त थे। यूसुफ सई साहब के दो और औलादें थी, मुस्तफ़ा और अरतस। यूसुफ साहब और उनकी अहलिया अस्मा बेगम बहुत साल पहले कनाडा शिफ्ट हो गए थे। वहाँ उनका अपना बिजनेस था। उन्हें ने ज़िंदगी के बहुत सारे साल कनाडा ही गुजारे थे। और फिर अस्मा बेगम को भाई जो कि फ्रांस में थे, उनकी इकलौती बेटी समारा को मुस्तफ़ा से मोहब्बत हो गई थी। और भला किसी को क्या एतराज़ हो सकता था। माशाल्लाह मुस्तफ़ा और समारा का एक बेटा था 3 साल का, जबकि अरतस कुछ साल पहले पाकिस्तान आया था और उसने यहाँ मुस्तकिल रहने का फ़ैसला किया था। पहले तो अस्मा बेगम ना मानी, मगर फिर बेटी की ज़िद के आगे हार गए और फिर कुछ माह वहाँ रहती थी और कुछ यहाँ पाकिस्तान में अरतस के पास। अरतस ने यहाँ रामिश अपने यूनिवर्सिटी के दोस्त से मिलकर गाड़ियों का बिजनेस शुरू किया था, जो दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की के मनाजिल तय करता। क्या रामिश की फैमिली वैसे तो यहाँ पर ही थी, मगर कनाडा से स्टडी करके आया था और वहाँ पर ही उसकी दोस्ती अरतस से हुई थी। और इसकी दोस्ती के पीछे सबसे बड़ा हाथ रामिश का ही था। बहराम को किसी अहम केस के सिलसिले में 2 दिन के लिए कराची जाना पड़ गया था, जबकि दुआ उसकी गैर मौजूदगी में बहुत खुश थी कि अब वो हादी के साथ ज़्यादा वक्त गुजार सकती है। खैर फ़र्क तो उसे बहराम की मौजूदगी में भी नहीं पड़ता था। वो हर रोज़ आती थी बाकायदगी से। दुआ बच्चा कहाँ हो तुम? आज पहली बार नानी बेगम ने उसे फ़ोन किया था। जी नानू, मैं तो अभी रास्ते में हूँ। हादी कैसा है? उसे हादी की फ़िक्र हुई। पता नहीं बच्चे क्या हुआ है, बस रोए जा रहा है। ओके, आप फ़िक्र नहीं करें, मैं बस आ रही हूँ। दुआ ड्राइवर को बुआ को बताने का कहती खुद सीधी गर्दयाजी मेंशन आई थी। हादी के रोने की आवाज़ से बाहर ही सुनाई दी गई थी। दुआ तेज़ी से अंदर आई। क्या हुआ? वो बैग सोफ़े पर रखते हुए जमशा की तरफ बढ़ी। हादी को बुखार हो गया। अल्लाह, क्या हुआ मेरी जान को? हादी को गोद में लेती सुर्ख चेहरे को देखती प्यार से बोली, मगर आज वो उसे देखने में भी चुप नहीं हुआ था। मुझे लगता है कि हादी की तबीयत ज़्यादा ख़राब है, हमें इसे हॉस्पिटल लेकर जाना चाहिए। हाँ बच्चा, मैं भी ये कहने वाली थी। नूर उन्होंने दूसरी मुलाजमा को आवाज़ दी। जाओ दुआ बच्ची के लिए पानी लेकर आओ। नहीं नानू, मुझे प्यास नहीं। आप चलेंगी मेरे साथ या मैं बुआ से कहूँ? नहीं बच्चा, उससे बेहतर है कि जाओ ड्राइवर गाड़ी निकाले और ना तुम मेरा बैग ले आओ। जी मैं अभी लेकर आती हूँ, कहते हुए उनके कमरे की तरफ भागे, जहाँ भी दुआ ने कहा देखो, अब मैं सीने से लगा कर रखा था, जो बुखार की वजह से बहुत तेज़ रो रहा था। अभी तक दुआ ने हल्के हाथों से थपथपाते खामोश करवाने की कोशिश की थी, मगर वो था कि रोई जा रहा था। और फिर बेगम और दुआ अपने दीगर हॉस्पिटल रवाना हो गई थी और हफ्ते में 2 बार फ़ोन करके बुआ बेगम को बता दिया था कि वह हादी के साथ हॉस्पिटल जा रही हैं। उसकी तबीयत ठीक नहीं है। नहीं चलो बच्चा, ठीक है, मुझे कुछ देर बाद फ़ोन करके शादी की तबीयत का बता देना। और बेगम भी सुनकर परेशान हो गई नहीं थी। लेडी डॉक्टर प्लीज़, आप इसे इंजेक्शन। हॉस्पिटल में लेडी डॉक्टर ने हादी को चेक करने के बाद जैसे ही इंजेक्शन लगाने के लिए इंजेक्शन उठाया, दुआ फ़ौरन तड़प उठी। इतने छोटे बच्चे को इंजेक्शन नहीं, प्लीज़, हादी को पेन होगा। दुआ की नम आंखों से कही बात पर डॉक्टर मुस्कुराने लगी। ये इनके रोज़ का काम था। अक्सर माँ बच्चों के लिए ऐसे ही डर जाती थी, कुछ नहीं होगा, ये इसके लिए ज़रूरी। असल में ये दांत निकाल है, जिसकी तकलीफ़ की वजह से सब बुखार है। इंशाल्लाह कल तक ठीक हो जाएगा, मुझसे नहीं देखा जाएगा ये सब। वो कहते बाहर निकल गई, जबकि हादी को पता भी नहीं चला। लेकिन आपकी बहू तो इतनी डर गई थी, मगर बेबी को तो पता भी नहीं चला। पर वो खुद भी तो इतनी कम उम्र है, बच्चे की तकलीफ़ नहीं देख पाई। जबकि नानू बेगम तो डॉक्टर की बात पर खामोश होगी। वापसी पर उनके दिमाग में बस डॉक्टर के जुमले ही गूंज रहे थे। जबकि दुआ की गोद में हादी अब सो चुका था। दुआ ने उसके माथे पर हाथ रखते बुखार चेक किया और प्यार करते उसे सीने से लगा गई, जबकि नानू बेगम की नज़रें बस खामोशी से उसे देखी जा रही थी। हाँ, एक माँ ही तो ऐसे ख्याल रख सकती है बच्चे का। उनके दिल ने उन्हें गवाही दी थी। बाकी वक्त हो चुका था। हादी को फिर से हल्का हल्का बुखार सा महसूस होने लगा था। कुछ देर पहले बुआ भी होकर गई थी और सलमान साहब भी, जबकि नानू बेगम ने सलमान साहब से इजाज़त ले ली थी कि आज दुआ के यहाँ रुकने की। वो कश्मकश में पड़ गए थे। सुनते फिर दुआ को देखा था, जिसकी भी यही ख्वाहिश थी, तो उन्होंने इजाज़त दी थी। दुआ काफ़ी देर बेगम के रूम में रही, सबकी वो बातें करते करते सो गई थी। दुआ ने एक नज़र उन्हें देखा और फिर एक नज़र हादी को। हादी का डायपर चेंज करना था और कपड़े तो उसके ऊपर थे। दुआ ने हादी को उठाया और ऊपर आ गई। उसने एक नज़र बंद दरवाजे को देखा था और फिर घबराहट भरे लहजे में अंदर दाखिल हो गई। ये बहराम का रूम था और आज से पहले यहाँ नहीं आई थी। एक तो नींद की वजह से आंखें बेहाल थी, मगर हादी के कपड़े भी तब्दील करना ज़रूरी थी। पता नहीं स्विच कहाँ है। रूम अंधेरे में डूबा हुआ था। दुआ ने दीवार पर हाथ मारा तो उसके हाथ से स्विच बोर्ड टकराया। उसने सारे बटन ऑन किए तो रूम की सारी लाइट ऑन होते हुए कमरे और रोशनी में नहा गया था। रूम नहायत ही खूबसूरत मगर सिंपल था। ऑफ वाइट और गोल्डन पर
हर चीज़ तरतीब से सेट थी। दुआ को समझ नहीं आई थी कि वैसे तो मिस्टर बहराम साहब के पास वक्त नहीं होता, मगर हादी की तमाम ज़रूरत की अशिया उसी के रूम में होती हैं। आखिर क्यों? दुआ ने हादी को बेड पर डाला और उसके इतराफ़ में तकिया सेट किया। खुद उसके कपड़े देखने लगे। इसने पहले अलमारी खोली तो सामने मर्दाना कपड़े सेट थे और फिर दुआ को हादी के कपड़े मिल गए। उसने गर्म कपड़े लेते अलमारी को बंद किया और बेड पर आकर बैठ गई और फिर हादी के कपड़े चेंज करने लगी। नींद से आंखें बंद होने लगी थी। जमाइयों पर जमाइयाँ आ रही थी। दुआ ने हादी के कपड़े चेंज करके फीड उसे दिया और ख़ुद बाकी चीज़ें उठाकर अपनी अपनी जगह रखी और ख़ुद आकर चंगेज़ खान के बेड पर बैठी। क्योंकि हादी मुंह बनाते उसे देख रहा था, दुआ ने उसे उठाकर गोद में रखा और टांगें सीधी करती उसे थपथपाने लगी। उसे पता नहीं चला कब हादी को सलाते हुए खुद भी नींद की वादियों में उतर गई। बहराम को आना तो कल था, मगर फिर काम के ख़त्म होते ही वापसी के लिए निकल आया। शुक्र था कि उसके पास डुप्लीकेट चाबी थी। वैसे भी रात के 2 बज रहे थे। सारा शहर नींद की वादियों में नींद के मज़े ले रहा था। बहराम ने पहले नानू के रूम में जाने का सोचा, मगर फिर उनकी नींद ख़राब होने का सोचता ऊपर आ गया कि उनसे सुबह ही मिल लेगा। बहराम कमरे में एक कदम रखता उससे पहले घर के लाइट एकदम से ऑफ हुई। बहराम से होगा ऐसे कैसे हो सकता लाइट, और यहाँ पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। बहराम थका हुआ था, 2 दिन से वो नींद नहीं ले पाया, इसलिए फ़ोन की टॉर्च ऑन करते अंदर आ गया। वो आते सब पहले हाथ में पकड़ी कैप और स्टिक ड्रेसिंग टेबल पर रखी थी और यूनिफॉर्म की शर्ट के बटन होने लगा। तभी उसे रूम में किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। फ़ौरन पलटा और उसे पल कमरा एक बार फिर से रोशनी में नहा गया और बहराम का चेहरा गुस्से की ज़्यादती में पल में सुर्ख हो चुका था। कनपट्टियों की रगें तन गई थी। सामने ही वो उसके बिस्तर पर मिस दुआ साहिबा बड़े मज़े से सो रही थी, जबकि उसके साथ हादी लगा सो रहा था। बहराम का तो गुस्से से दिमाग घूम चुका था। वो पल में उसके सर तक पहुंचा। मिस दुआ, मगर वो टस से मस न ही। मजबूरन बहराम को थोड़ा उसकी तरफ झुकना पड़ा। ऊंचा बोल कर सबको इकट्ठा नहीं कर सकता था। अगर इस लड़की की वो अपनी परवाह नहीं थी, वो तो कम से कम ये तो सोचती कि ये किसी न किसी महरम का रूम था और यहाँ ऐसे कैसे धड़ल्ले से सोच सकती है, वो भी रात के इस वक्त। बहराम को अपनी इज़्ज़त और नफ्स बहुत अजीज़ थी। मिस दुआ उठना पसंद करेंगी? बहराम कुछ इस तरह झुकते सख्त लहजे में बोला। बहराम बोला ही इतने गुस्से में था कि दुआ गड़बड़ा कर उठ बैठी और पल में सीधा हो। दुआ को लगा था कि उसने ख्वाब में बहराम की आवाज़ सुनी है। 1-2 पल उसके दिमाग ने नींद से बाहर आने में लगाया था, मगर सामने खड़े बहराम को खुद की सुर्ख नज़रों से घूरते हुए समझ ना पाई ये आफत कहाँ से सर पर आ टपकी है। आप यहाँ कैसे? ज़बरदस्त पूछना तो मुझे चाहिए, तुम यहाँ, वो भी इस वक्त, क्या कर रही हो यहाँ? दुआ ने कहते ना समझी से इर्द गिर्द देखा और फिर फ़कत सेहरा लिए उसे देखा। तो ये तो आप, क्या जी, ये मेरा कमरा है और तुम यहाँ, वो भी इस तरह, वो इस वक्त, क्या समझूं मैं इससे? देखो लड़की, आज के बाद अगर तुम मुझे इस कमरे या हादी के इर्द गिर्द भी नजर आई तो अच्छा नहीं होगा। मैं बहुत अच्छे से समझता हूँ तुम जैसी लड़कियों को। बहराम की आवाज़ ऊंची थी मगर बेहद सर्द और सपाट और बेलचक थी। मेरी शी, निकलो यहाँ से। पर मैं यहाँ, दुआ ने सफाई देनी चाहिए। क्या पर? अब की बार बहराम का खुद पर कंट्रोल ख़त्म हुआ। उसने आगे बढ़ते दुआ के बाजू गुस्से से झगड़े। सख्त गिरफ्त में उसकी बेरहमी से दुआ की आंखें नमकीन पानी में जल थल हो गई थी। उसकी सख्त गिरफ्त में दुआ को लगा कि उसकी उंगलियां उसकी बाजू के नरम गोश्त में पेवस्त हो गई थी। तुम समझती क्या हो खुद को? हादी के करीब आकर तुमने क्या जाहिर करना चाहती हो? मुझे समझ में नहीं आता। क्या नानों को तुम बेवकूफ़ बना सकती हो? मुझे नहीं। बहराम सुर्ख आंखें उसकी आंखों में गाड़े उसे अपने लफ्ज़ से ज़ख्मी कर रहा था। उसने तो कभी ऐसा वैसा कुछ भी नहीं सोचा था। वो तो सिर्फ हादी को ये सब कर रही थी। पता नहीं क्यों वो उससे दूर नहीं जा पाई थी। मायूस हो गई थी इस नन्हे फरिश्ते से। मगर ये शख्स उसे क्या समझ रहा था? आज के बाद नजर ना हो तो मुझे मेरे बेटे के करीब, बहराम ने कहते उसे झटका दिया छोड़ा था। दुआ गिरते गिरते बची, जबकि बहराम लंबे लंबे डग भरता बात में बंद हो गया था। दुआ रोते हुए वहाँ से नीचे भागी थी। इस वक्त ना तो वो अपने घर जा सकती ना यहाँ रुक सकती थी। उसने बेबसी से नानों के कमरे की तरफ देखा, फिर उसमें जाकर बात में बंद होते रोते नीचे बैठती चलेगी। वो फिर फजर की पहली अज़ान के साथ ही उसने अपने घर चली गई और नानो बेगम का सामना भी नहीं करना चाहती थी। अस्सलाम वालेकुम। नानो बेगम चाय पी रही थी। उन्हें लगा था कि रूम में हादी भी नहीं है और दुआ उसे लेकर शायद किसी दूसरे रूम में सो रही होगी, मगर अभी बहराम की आवाज़ पर उन्होंने हैरत से उसे देखा। तुम कब आए रात को? बहराम संजीदा चेहरे के साथ हादी को बाहों में लिए उनके सामने वाले सोफे पर बैठा था। हादी अब कैसा है और दुआ कहाँ है? क्या हुआ हादी को? बहराम चौंका। उसकी बात पर तुम्हें नहीं बताया? दुआ ने। हादी को कल बहुत बुखार था और अल्लाह का शुक्र है कि दुआ थी, उसने संभाला बच्चे को। न मैं अकेले क्या करती अकेली, और तुम भी नहीं थे तो आपने मुझे फ़ोन क्यों नहीं किया? बहराम हादी का टेम्परेचर चेक करते हुए बोला।
तो क्या तुम पल में उड़कर आ जाते? नानो बेगम मुस्कुराते बोली। रमशा कहाँ, दुआ कहाँ है? नज़र नहीं आ रही। मुझे तो नहीं पता, वो तो आपके रूम में थी ना। हाँ, पर फिर मुझे लगा वो किसी दूसरे रूम में सोई है, जबकि बहराम के चेहरे के अज़ाब भींच गए थे। आप क्या बताता कि उनकी लाडली उसके रूम में नींद फरमा रही थी, और चौकीदार क्या कह रहा था कि दुआ को उसे सुबह फजर की अज़ान के वक्त अपने घर जाते देखा था। नूरा ने उन्हें बताया था। अल्लाह खैर, वो इतनी सुबह सुबह क्यों चली गई? बताया भी नहीं। 1 मिनट बहराम, तुम्हें हादी दुआ ने दिया। नानो बेगम की मशकूक नज़र बहराम की तरफ गई थी। क्या कहा तुमने उसे? अब की बार उनका लहजा सख्त था। मुझे नहीं मालूम, खुद पूछ लीजिएगा अपनी लाडली से। वो सख्त लहजे में कहता उठकर हादी को अपने साथ लगाए बाहर निकल गया, जबकि नानो बेगम ने सर थाम लिया था। जारी है। उम्मीद है आप लोगों को एपिसोड अच्छी लगी होगी। अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा नीचे कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं अगले एपिसोड के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।